सिटी की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 एंड मोटर व्हीकल्स फिफ्थ अमेंडमेंट 2022। ये जो अमेंडमेंट है ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था और चूँकि ये 1 अप्रैल 2022 में लागू हुआ है इसलिए हम इसको मोटर व्हीकल्स फिफ्थ अमेंडमेंट 2022 कह रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे कि 2019 का ये जो एक्ट है ये मूल एक्ट हमारा 1988 का है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं MV एक्ट 1988। इस 1988 के एक्ट में ये अमेंडमेंट आया है 2019 में। तो इस अमेंडमेंट ने कई सारे आमूल-चूल परिवर्तन इस 1988 के एक्ट में किए हैं, लेकिन आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये केवल एक्सीडेंट क्लेम केसेस से ही रिलेटेड है कि कंपनसेशन के मामले में इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या सुधार किए हैं या क्या क्या चीज़ें डिलीट की हैं और नई चीज़ें क्या क्या इंसर्ट की हैं। तो क्योंकि हम MSCT जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इनका पूरा नाम तो आपको पता ही है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, ये कंपनसेशन को एजुडिकेट करने का काम करते हैं ये ट्रिब्यूनल्स। कि जैसे कोई एक्सीडेंट का इंजर्ड व्यक्ति है, आहत व्यक्ति है या जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, LR होते हैं, वो क्लेम केस लेकर आते हैं और बीमा कंपनियां ये क्लेम केस ड्राइवर तथा ऑनर जो व्हीकल के ऑनर हैं और बीमा कंपनी, यदि बीमा पॉलिसी उसने ले रखी है तो बीमा कंपनी के खिलाफ किया जाता है। तो MSCT जो ट्रिब्यूनल है उसका काम इन दोनों के बीच मामले की इंक्वायरी करने के बाद उस अवार्ड की राशि को एजुडिकेट करना है। तो आज हमारा एक ये बहुत ही जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसने MSCT के कार्यप्रणाली को कुछ हद तक बदल दिया है और इसमें पुलिस को नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि पुलिस की भूमिका को भी इसमें प्रमुखता से बताया गया है। तो बड़ा ही आज का ये हमारा टॉपिक जो है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपकी डे टू डे वर्किंग को प्रभावित करेगा। तो हमें ध्यान से सारी बातों को समझना है। अब जो हमारा ये 2019 का एक्ट है इसकी कुछ धाराएं नोटिफाइड हुई हैं सेक्शन 50 से लेकर 57 तक और एक ये धारा हुई है सेक्शन 93। तो हमारा जो उद्देश्य है वो इन धाराओं तक ही है ना, क्योंकि यही हमारे इस कंपनसेशन का जो पोर्शन है इससे रिलेटेड है। कंपनसेशन के पोर्शन को इन्होंने प्रभावित किया है। तो हम ये 2019 के एक्ट का जो रेलिवेंट पोर्शन है वो ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो बेसिक बात है इसमें एक तो ये है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1998 का ये जो है इसका चैप्टर 11 जो है वो विच डील विद इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। 11th जो चैप्टर है वो थर्ड पार्टी रिस्क के बारे में है कि किसी भी व्हीकल को अगर सड़क पर चलाना है तो थर्ड पार्टी उसका बीमा होना चाहिए, थर्ड पार्टी उसका बीमा होना चाहिए। अब ये जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट है इसने जो चैप्टर 11 था पहले का उसको रिप्लेस कर दिया है। जो ओरिजिनल MV एक्ट 88 के तहत जो चैप्टर 11 था उसको इसने रिप्लेस कर दिया है और न्यू चैप्टर जो है 11 वो इसमें इंसर्ट किया है। मतलब पूरा चैप्टर की जो धाराएं हैं और जो उनकी बेसिक जो उनका स्ट्रक्चर था, बेसिक जो बातें थी उनको इसने चेंज कर दिया। Amendment Act 2019 has also made substantial amendments to Section
163, 166, 168, 169। अब आप जानते हैं कि हम जो कंपनसेशन दे रहे थे वो मुख्यतः 2 धाराओं के तहत दे रहे थे, 163A और 166, है ना। तो इन धाराओं में भी इस 2019 के अमेंडमेंट ने इसमें कुछ सारभूत अमेंडमेंट किए हैं, संशोधन किए हैं। दिस सेक्शन आर रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ क्लेम्स बिफोर मोटर क्लेम ट्रिब्यूनल। यही बात इसमें कही गई है कि ये जो सेक्शंस थे 168, 169, 163, 166, ये जो 4 सेक्शन हैं 163, 166, 168 और 169, ये जो कंपनसेशन क्लेम फाइल होते थे ट्रिब्यूनल के भीतर, उनको ये चारों सेक्शन डील करते थे। सेक्शन 93 ऑफ 2019 एक्ट ओमिट्स द सेकेंड शेड्यूल ऑफ 1998। ये भी आपको पता है कि जब हम सेक्शन 163A MV एक्ट के तहत कंपनसेशन दिलाते थे तो वो कंपनसेशन हम इस सेकेंड शेड्यूल से निर्धारित करते थे। लेकिन अब ये जो सेक्शन 93 है 2019 के अमेंडमेंट एक्ट का, उसने इस सेकेंड शेड्यूल को रिपील कर दिया है, यानी हटा दिया है। विच प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड फार्मूला फॉर कंपनसेशन ऑन नो फॉल्ट बेसिस अंडर सेक्शन 163। क्योंकि नो फॉल्ट बेसिस का क्या मतलब है कि इस सेक्शन 163 में एक सिद्धांत था कि गलती नहीं ढूंढनी है, गलती नहीं ढूंढेंगे, किसी का भी फॉल्ट हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ है तो क्लेम हम दिलाएंगे। वो क्लेम हम 163A के तहत दिलाते थे और उसमें इस सेकेंड शेड्यूल में एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला दिया हुआ था। उसमें कुछ अलग अलग तरीके से कि उसकी मिनिमम इनकम कितनी होगी, है ना, और कौन सा मल्टीप्लायर उसमें लगेगा, मतलब गुणांक कौन सा लगेगा, ये इसमें दिए हुए थे। तो उनके आधार पर ही हम इनकी गणना करते थे कि उसको कितना पैसा मिलेगा। सेक्शन 163A की बात कर रही हूँ मैं, 166 की बात नहीं कर रही। मेन क्लेम तो हमारे यहाँ 166 में ही पेश होते हैं, लेकिन ये जो सेकेंड शेड्यूल थी ये और ये सेक्शन 163A था, ये इस स्ट्रक्चर्ड फार्मूले से गवर्न होते थे। The gist of important amendments relating to motor accident claims in Motor Vehicles Act 1988 by Motor Vehicles Amendment Act 2009। तो अब हम इसका जिस्ट देखेंगे, हम इसके मेन जो सारभूत बातें हैं वो यहाँ हम देखेंगे कि इस 2019 के एक्ट ने क्या क्या मुख्य परिवर्तन इस 1988 के MV एक्ट में कर दिए हैं, है ना। तो सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंस जो बात है वो पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि ओमिशन ऑफ चैप्टर 10, चैप्टर 10 का इसने ओमिशन कर दिया है, मतलब उसको हटा दिया है, ठीक है। अब सेक्शन 10, इस चैप्टर 10 में क्या था? चैप्टर 10 में ये धाराएं थी 140 से लेकर 144 तक, और इसमें ये प्रोसीजर दिया हुआ था कि जो इंटरिम कंपनसेशन हमको मिलता था, इंटरिम मतलब अंतरिम कंपनसेशन जो मिलता था, और एक धारा 140 के तहत हम करीब 50,000 रुपये अंतरिम कंपनसेशन दिलवाते थे, क्योंकि विक्टिम जो भी मरने वाला होता है उसके घर वालों को तुरंत राहत की ज़रूरत होती है, तो कम से कम 50,000 रुपये से उनको जो भी राहत मिल सकती थी वो दिलवाते थे, है ना। तो सेक्शन 140 to 144 of chapter 10 of MV Act 1998 which contained provisions relating to interim compensation on the basis of no fault liability has been omitted। इस 140 में भी ये भी नो फॉल्ट लाइबिलिटी पर आधारित था, यानी इसमें भी हमको ये नहीं देखना होता था कि गलती किस पक्ष की है, बस हम ये देखते थे कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में ये व्यक्ति इंजर्ड हुआ है या इसकी डेथ हो गई है, तो हम कंपनसेशन इसमें इंटरिम कंपनसेशन दिला देते थे। अब ये 2019 के एक्ट ने क्या किया, इस धारा 140 से 144 को हटा दिया है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर नंबर 10 है उसी को ही इन्होंने डिलीट कर दिया। सेक्शन 140 प्रोसीडिंग्स, इसमें 140 की जो प्रोसीडिंग थी इसमें कितना क्लेम मिलता था? डेथ पर तो 50,000 रुपये मिलते थे और GI यानी ग्रीवियस हर्ट पर 25,000 रुपये ये देते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब इंटरिम कंपनसेशन का कोई प्रोविज़न ही इन्होंने नहीं छोड़ा है।
इन व्यू ऑफ द अबव ओमिशन नाउ नो इंटरिम कंपनसेशन इज पेबल इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम। अब इंटरिम कंपनसेशन इस मोटर एक्सीडेंट में नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब 2 नंबर पॉइंट जो है हमारा वो है कि एक तो देखो 10वां जो चैप्टर था वो हटा दिया और सब्स्टिट्यूशन ऑफ चैप्टर 11 विद न्यू प्रोविजंस, और नया चैप्टर 11वां जोड़ा है। नया चैप्टर ये 11वां जोड़ा है। पहले भी 11वां नंबर था बट उसको रिप्लेस करके नया जोड़ दिया। चैप्टर 11 सेक्शन 145 to 164। अब ये 10वां चैप्टर हमारा कहाँ से कहाँ तक था? 140 से लेकर 144 तक था। और 11वां जो चैप्टर है वो कहाँ से लेकर है, कौन सी धारा से? 145 से लेकर और 164 तक है। तो अब इसमें चैप्टर ये क्या डील करती थी? चैप्टर 11 of MP Act 1988 dealing with insurance of motor vehicles against third party risk has been substituted with new provisions, namely section 145 to 164D। अब नए ये सेक्शन आ गए, 145 से लेकर 164D तक ये चैप्टर हमारे ये नए जोड़ दिए गए हैं और नया चैप्टर ही इसमें इंसर्ट हो गया है। मतलब ये सारी धाराएं जो है इस 11th चैप्टर की ये बदल दी गई हैं, ठीक है। अब क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं? द मेजर चेंजेस इन लॉ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ चैप्टर 11 इज अंडर। अब जो चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन प्रोविजंस सब्स्टिट्यूट हो गए हैं वो हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। इसको मैं एक नंबर बोल देती हूँ 1। एक तो ये सेक्शन 149(1) जोड़ा, 149(1) इंश्योरेंस कंपनी शैल अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सीडेंट ईदर फ्रॉम द क्लेमेंट और थ्रू एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट AIR और अदरवाइज डेजिग्नेट एन ऑफिसर टू सेटल द क्लेम्स रिलेटिंग टू एन एक्सीडेंट। यानी अब क्या होगा, अब इस सेक्शन 149 ये जो हमारा है इसमें क्या किया कि एक प्रत्येक केस में एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक MSCT का जो केस है उसमें बीमा कंपनी क्या करेगी, एक ऑफिसर की नियुक्ति करेगी। ये ऑफिसर जो है वो MSCT कोर्ट में आएगा और राजीनामे की बात करेगा। यानी पहले तो हमारे क्या कर रहे थे, जो हमारे अधिवक्ता बंधु थे, इंश्योरेंस कंपनी अधिवक्ता गण को अपॉइंट किया जाता था, अभी भी अपॉइंट करेंगे, बट उन्होंने डायरेक्ट जो है बीमा कंपनी के अधिकारी की ही नियुक्ति की बात इसमें कर दी है। इससे कार्रवाइयाँ प्रभावित होंगी, यानी गति आ जाएगी त्वरित, क्योंकि बीमा कंपनी का अधिकारी वहीं बैठकर विक्टिम की पार्टी से, आहत की पार्टी से बात करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा सेटलमेंट उनको दे पाएगा, है ना। तो ये सेक्शन 149 में ये चीज़ आ गई है कि इंश्योरेंस कंपनी को जो ही रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सीडेंट, उनको जो ही एक्सीडेंट की सूचना मिलेगी। अब ये एक्सीडेंट की सूचना कहाँ से मिल सकती है? ईदर फ्रॉम द क्लेमेंट, या तो वो उनको क्लेमेंट दे सकता है सूचना, और थ्रू एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर ये जो एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है AIR, है ना, ये रिपोर्ट पुलिस तैयार करेगी और MSCT कोर्टों को भेजेगी। तो MSCT पुलिस से भी इंश्योरेंस कंपनी को सूचना मिल सकती है, MSCT से भी मिल सकती है और क्लेमेंट से भी मिल सकती है। तीनों एजेंसियां जो है इनको सूचना दे देंगी। तो जो ही इनको सूचना मिलेगी तो ये अपना डेजिग्नेटेड ऑफिसर नियुक्त कर देंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर का मतलब एक विशिष्ट ऑफिसर वो नियुक्त कर देंगे। क्या काम करेगा ये? टू सेटल द क्लेम्स रिलेटिंग टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से रिलेटेड जो केसेज हैं उनको ये सेटल करेगा। और बीमा कंपनी इसकी नियुक्ति कितने दिन में कर देगी? 10 दिन में। सूचना प्राप्त होने के 10 दिन में इनकी नियुक्ति कर देगी और प्रत्येक क्लेम में ये ऐसा करेंगे, ठीक है। अब इस सेक्शन 149 के 2 पार्ट हैं। अब 2 में ये कह रहे हैं ऑफर ऑफ सेटलमेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी, है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेमेंट को एक ऑफर करेगी कि भाई हम तुम्हें ये इस पर्टिकुलर केस में 10 लाख रुपए देना चाहते हैं। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी
हैज़ टू मेक एन ऑफर, यानी वो ऑफर देगा फॉर सेटलमेंट टू द क्लेमेंट बिफोर द क्लेम ट्रिब्यूनल विद इन 30 days इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन सेंट्रल मोटर व्हीकल। रूल्स के हिसाब से ये जब वो 3 महीने की रिपोर्ट आ जाएगी ना, अभी मैं आगे बताऊंगी ये 3 महीने की कौन सी रिपोर्ट, डार इसको बोलते हैं, डार डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये डार जब आ जाएगी पुलिस से, अब ये पुलिस डार कब पेश करेगी, कैसे पेश करेगी, ये डार क्या है, ये हम आगे बात करेंगे, है ना। तो इस डार के आने के 30 दिन के भीतर ये जो है अमाउंट ऑफर किया जाएगा पार्टी को। अब सेक्शन 149 3A ये क्या कह रहा है, कंसेंट अवार्ड के बारे में बात करता है बाय क्लेम ट्रिब्यूनल। यानी कंसेंट अवार्ड क्या हुआ, इफ द क्लेमेंट एक्सेप्ट्स द ऑफर मेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब उस ये जो बीमा कंपनी का अधिकारी है ना, ये अधिकारी क्या करेगा, एक ऑफर देगा। ऑफर का मतलब क्या हुआ कि एक प्रस्ताव देगा पैसों का, है ना, कि भाई तुम ठीक है ये 10 लाख रुपए हम तुमको इसमें राजीनामे पेटे दे देंगे, है ना। द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट एंड पास एन अवार्ड वेयर अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी शैल। अच्छा, अब क्या हुआ कि इन्होंने एक ऑफर दिया अपने उसको, किसको, क्लेमेंट को, है ना। ये इधर लिख देती हूँ मैं, अधिकारी ने ऑफर किया, एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, मान लो 10 लाख रुपए का ऑफर दिया, अपना जो भी काउंटिंग हुई वो उन्होंने कर ली, फिर 10 लाख रुपए का ऑफर दिया। अब इस ऑफर को जो क्लेमेंट है वो मान लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, तो फिर एमएससीटी क्या करेगी, एमएससीटी ट्रिब्यूनल क्या करेंगे, उसको एक कंसेंट अवार्ड पास कर देंगे, मतलब राजीनामा तस्दीक कर देंगे, और वो कंसेंट का अवार्ड जो है वो उनका पास हो जाएगा। और इसके बाद बीमा कंपनी 30 दिन में उसका पेमेंट करना उनको पड़ेगा, 30 दिन में पेमेंट कर देगी। जो ही अवार्ड पास हुआ, अवार्ड पास होने के 30 दिन में, अभी तक तो हम ज़्यादातर मामलों में 2 महीने का समय देते थे, लेकिन अब इस एक्ट में ही प्रोविज़न कर दिया कि 30 दिन में वो अवार्ड की राशि जमा करा देंगे। तो ये तो हो गया इनका कंसेंट वाला अवार्ड। अब आगे क्या कहते हैं, सेक्शन 149 का 3B ये क्या कह रहा है, इफ़ क्लेमेंट रिजेक्ट्स द ऑफर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब वो रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है, मना कर दिया उसने, तो क्या होगा, इफ द क्लेमेंट रिजेक्ट्स द ऑफर मेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का जो अधिकारी था उसने जो ऑफर दिया उसको क्लेमेंट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये अब ये एमएससीटी ट्रिब्यूनल क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, उनकी हियरिंग करेगा। अब इसमें देखिए इंक्वायरी शब्द यूज नहीं है, इंक्वायरी शब्द यूज नहीं है कि भाई वो इंक्वायरी की जाएगी और बयान लिए जाएंगे, हालांकि अभी इसका प्रोसेस आना बाकी है। देखो जिस तरह की माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, क्योंकि जब कोई लॉ बदलता है तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है ना। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इसमें डायरेक्ट हियरिंग की जाएगी या इंक्वायरी भी की जाएगी, लेकिन इन्होंने हियरिंग शब्द लिखा है कि वो जो है फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग टू एजुडिकेट द क्लेम ऑन मेरिट्स, कि मेरिट्स पर इसको डिसाइड वो कर देंगे। तो देखिए इसमें कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जो है अगर बीमा कंपनी पैसे देना चाहती है लेकिन ऑफर उनका एक्सेप्ट नहीं किया है, तो सीधे ही बहस सुन लो, बहस सुनकर और एमएससीटी कोर्ट जो है, एमएससीटी मतलब ट्रिब्यूनल जो है वो अवार्ड पास कर देगा, है ना। अब इसका अवार्ड जो है वो क्वांटम पर ही होगा, क्वांटम पर ही सुनवाई होगी, तो पूरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा। अभी इंक्वायरियों में हम टाइम व्यर्थ कर देते थे, लेकिन देखिए ये बात मैं आपको दावे से नहीं कह सकती कि इसमें एविडेंस साक्ष्य ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी कि क्या होगा, अभी ये भविष्य के गर्त में है। धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस आएंगे उस हिसाब से ये जो है हमें पता चलेगा कि इसमें इंक्वायरी हमें करनी है या नहीं करनी है। हालांकि इसकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने चूँकि इसको कट शॉर्ट करने के लिए सारी प्रक्रिया अपनाई है कि जल्दी से जल्दी उनको क्लेम मिले, इसलिए शायद इसमें केवल क्वांटम पर ही सुना जाएगा।
अब सेक्शन 150 क्या कहता है? ये तो 149 की बात हो गई, ठीक है। अब 150 में आ गए। ड्यूटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू सेटिस्फाई जजमेंट अगेंस्ट पर्सन्स इंश्योर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी रिस्क, है ना। 150 ये कहता है कि जो भी इंश्योर्ड होता है उसके पार्ट पर थर्ड पार्टी रिस्क को बीमा कंपनी कवर करेगी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंपनी हैज़ टू पे सेटिस्फाई अवार्ड्स बट फर्स्ट कंपनी बट ये इंश्योरेंस कंपनी टेक डिफेंसेस। अब यानी ये है कि नॉर्मल अगर मामला है तो थर्ड पार्टी क्लेम को ये बीमा कंपनी जो है सेटिस्फाई करेगी, लेकिन सेक्शन 150 में डिफेंस दिए हुए हैं बीमा कंपनी के। यानी पहले तो ये डिफेंस थे सेक्शन 149 में, अब वो शिफ्ट कर दिए तो डिफेंस आ गए बीमा कंपनी के 150 में। जैसे पहले ऐसे डिफेंस होते थे ना बीमा कंपनी के, स्टेट्यूटरी डिफेंस होते थे कि डीएल नहीं है, परमिट नहीं है ना, इस तरह के डिफेंस बीमा कंपनी लाती थी। तो अभी भी वो ला सकती है, लेकिन सेक्शन उनका कर दिया 150। अब इसमें दो और डिफेंस इनके जोड़े गए हैं। पहला डिफेंस प्रीमियम पेड करने का, जैसे चेक दिया और चेक डिसऑनर हो गया, तो पहले इस तरह के डिफेंस को स्टेट्यूटरी मान्यता नहीं थी, एक्ट में इस तरह के डिफेंस नहीं दिए हुए थे। बीमा कंपनी इसमें एविडेंस कराती थी और ऐसे डिफेंस लेती भी थी, बट एक्ट में प्रोविज़न नहीं था। अब इसका एक्ट में प्रोविज़न कर दिया। इस सेक्शन 150 के अंदर ये दो और एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। एक तो प्रीमियम वाला कि भाई हमको प्रीमियम नहीं मिला इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ये नए जोड़े हैं। और एक इसमें है ये शराब का पॉइंट जोड़ा है कि ड्राइवर जो है शराब पिए हुए था इसलिए हम क्लेम नहीं देंगे। तो इससे बीमा कंपनी को काफ़ी विस्तृत अधिकार मिल गए हैं। एंड दे हैव नॉट रिसीव्ड द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी। एक तो ये प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ, इसका ये कर सकते हैं। और ड्राइवर वाज ड्राइविंग द ऑफेंडिंग व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ड्रग्स एज लेट डाउन इन सेक्शन 185 ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में है। और उस पर अगर कोई ड्राइवर मिलता है ऐसा जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। अब बीमा कंपनी 185 का डिफेंस भी इसमें ले सकेगी, है ना, एमवी एक्ट। तो ये नए डिफेंस दो बीमा कंपनी को एक्स्ट्रा मिले हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 156 पर। सेक्शन 156, द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड शैल नॉट बी ए बार टू द क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी। यानी अब ये था कि जैसे इंश्योर्ड की डेथ हो गई, तो पहले ऐसा होता था कि इंश्योर्ड की डेथ हो गई तो बीमा कंपनी के विरुद्ध क्लेम नहीं कर पाते थे। अब इन्होंने इस बार को जो है वो हटा दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है सेक्शन 158 का, ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर। ड्राइवर की क्या ड्यूटी है? टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ व्हीकल। यानी नॉर्मल पहले क्या होता था, पुलिस जो है वो जो क्रिमिनल केस था, एक्सीडेंट का क्रिमिनल केस, उसमें 134 MV एक्ट के तहत ड्राइवर को नोटिस देती थी कि भाई बताओ घटना के वक्त, दुर्घटना के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, तो वो कहता कि जी मैं चला रहा था। अब लेकिन MV एक्ट इसके MSCT के जो क्लेम केसेस हैं उनमें ऐसा कोई विवरण जो है वो संलग्न नहीं होता था। जो एडवोकेट्स हैं वो 133 MV एक्ट, 133 और 134 MV एक्ट, 133 MV एक्ट तो ऑनर को दिया जाता था उसका नोटिस तो, और 134 का ड्राइवर को दिया जाता था। तो ये क्रिमिनल केस में से इसकी कॉपियाँ लेते और फिर इस क्लेम केस में पेश कर देते। लेकिन अब इन्होंने क्लेम केस में ही सेक्शन 158 पर ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी है कि वो पुलिस के सामने सारे डॉक्यूमेंट पेश करेगा कि उसके पास DL है कि नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस था कि नहीं, RC है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, परमिट है कि नहीं। ये ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो सारे कागजात जो है वो पुलिस को पेश करेगा। और ये भी एक निर्धारित फॉर्म भी बना दिया कि उस निर्धारित फॉर्म इसको भरकर देना पड़ेगा। द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोड्यूस all relevant documents relating to the use of vehicle before the police officer। यानी
पुलिस ड्राइवर किसको सूचना देगा? अब ड्राइवर पुलिस को सूचना देगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल के सामने तो ड्राइवर है ही नहीं। जो ही एक्सीडेंट हुआ उसकी एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस जो है वो ड्राइवर को ढूंढेगी। ड्राइवर पुलिस के सामने आएगा तो ड्राइवर आते ही जो है वो पुलिस को इन डॉक्यूमेंट्स की सूचना देगा। अभी तक बेचारे विक्टिम जो है इन डॉक्यूमेंट्स के लिए ही भटकते रहते थे कि भाई कहाँ से ले। फिर वो इंतज़ार करते थे कि वो जो 279, 337, 338, 304A का जो मुकदमा है क्रिमिनल कोर्ट का, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चालान पेश हो और इसके बाद हम उसकी कॉपियाँ लें। अब वो इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है और ड्राइवर जो है वो इनकी कॉपियाँ जो है वो वहाँ पेश करेगा। जैसे ये सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट है, अपना डीएल है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, इन सब के बारे में सूचनाएं देगा। ये सेक्शन 158 कह रही है, ठीक है। और 158(2) ऑनर पर ड्यूटी डालती है, ऑनर पर, कि अगर बाई चांस ड्राइवर के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या वो उनको प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर ऑनर की ड्यूटी है कि वो पुलिस को ये डॉक्यूमेंट पेश करे। ऑनर भी पुलिस के सामने ही ये डॉक्यूमेंट पेश करेगा और इसके लिए उसको एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा। वो फॉर्म रूल में दिया गया, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस तरह यहाँ भी ये कट शॉर्ट करने की कोशिश की है कि एमएसटी ट्रिब्यूनल्स को जो दिक्कत हो रही थी, विक्टिम को जो दिक्कत हो रही थी इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो अब ऑथेंटिक रूप से पुलिस के पास आ जाएंगे, है ना। तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पुलिस ऑफिसर। ऑनर अगर या तो पहले तो ड्राइवर पेश कर देगा, ड्राइवर पेश नहीं करता है तो फिर ऑनर उसको पेश करेगा। अब आता है हमारा सेक्शन 159। तो पुलिस ऑफिसर शैल फाइल एन एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये पुलिस ऑफिसर इनसे तो सूचनाएं ले लेगा, विक्टिम से ले लेगा, है ना, विक्टिम से सूचनाएं ले लेगा, ड्राइवर से ले लेगा, ऑनर से ले लेगा और फिर लेकर क्या करेगा वो, ये जो एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, AIR, ये एमएसटी कोर्ट में विदिन 3 months ऑफ द एक्सीडेंट, 3 महीने के अंदर उसको ये रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। अब ये जो AIR है इसका और आगे डिटेल मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 3 तरीके से इस ट्रिब्यूनल के सामने आएगी, तो इसको हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इन्होंने तो मोटा मोटा 3 महीने दे दिया है, लेकिन 3 महीने में पुलिस कैसे कैसे स्टेप्स में इसको पेश करेगी वो भी हम आगे जानकारी लेंगे। अब आता है सेक्शन 160, है ना। यहाँ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज जो हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज जो RC जारी करती हैं, जो परमिट जारी करती हैं, क्योंकि मेन तो बेसिकली काम इन्हीं का है जारी करना, तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यही करेंगे। ड्राइवर का जो DL है उसके बारे में, इन सब के बारे में सूचना कौन देगा, ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देगी। तो द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एंड द पुलिस शैल फर्निश ऑल रेलिवेंट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द एक्सीडेंट टू द विक्टिम अपॉन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। यानी अब विक्टिम जो था उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विक्टिम क्या करेगा, वो इस DTO RTO के पास जा सकता है, इस डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, या फिर पुलिस के सामने जा सकता है और पुलिस से वो डॉक्यूमेंट, उसको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट उसकी फ़ीस बताएगी कि भाई 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कितने रुपए लगेंगे, है ना। उसकी फ़ीस जमा कराने के बाद कि इनकी कॉपीज वो डायरेक्ट पुलिस से प्राप्त कर सकता है या फिर वो DTO RTO से प्राप्त कर सकता है। पहले विक्टिम जो है उसको बेचारे को कोई सूचना नहीं देता था, लेकिन अब ये लोग जो है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन याद कर लीजिए 160, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 160 आप लोगों के काम आएगा। इस 160 सेक्शन के तहत इनको बाउंड कर दिया गया है कि वो विक्टिम को ऐसी सूचनाएं देंगे। जैसे ये इस तरह के पर्टिकुलर्स हैं, ऑफेंडिंग व्हीकल कौन सा था, उसका ड्राइवर कौन है, उसका ऑनर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या हुए, उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारा प्रोविज़न इसमें कर दिया है। अब आता है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, हिट एंड रन केसेस का। हिट एंड रन केसेस कौन से होते हैं, क्या होता है, टक्कर लगाई, देखो सामान्य भाषा में इसको समझो, टक्कर लगाई और फिर क्या किया, भाग गए। अब भाग गए और मौके पर कौन पड़ा है, बेचारा घायल पड़ा है, उसको छोड़ गए, या तो ये घायल है या फिर ये
मृत हो गया, मर गया। वहीं पर मौके पर इसको छोड़ के और ये जो व्हीकल है ना, ये भाग गया, टक्कर लगाई और ये भाग गया। तो इनको केसेज को बोलते थे हिट एंड रन केसेस। इन सबसे ज़्यादा जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, जो ये मैं कहूँ बेचारे भाग्यलेस है ना, भाग्य विहीन लोग जो हैं वो ये हिट एंड रन वाले ही होते हैं। क्योंकि जैसे रात को 2-3 बजे टक्कर लगी, वहाँ इसको घायल अवस्था में तड़पता हुआ छोड़कर और ये भाग जाते थे। अब सुबह तक कोई उनको संभालता, तब तक तो उनके डेथ हो जाती थी। अब इसमें अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है। अब अज्ञात वाहन को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती थी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो पुलिस लाती नहीं है। जैसे टोल वगैरह से कोई ढूंढे, वो कुछ भी नहीं लाएंगी। वो पता नहीं क्या इसमें करते थे कि अधूरी सी एविडेंस आती थी और फिर ट्रिब्यूनल जो है उनको खारिज कर देते थे, डिसमिस कर देते थे कि नहीं, अज्ञात वाहन में रिपोर्ट दर्ज हुई है और इसको इम्प्लांट किया गया, व्हीकल इम्प्लांट किया गया है। तो ऐसे मामलों में दिक्कत को देखते हुए सरकार ने कुछ बंदोबस्त किए हैं और अब डेथ केस में 2 लाख रुपए दिया जाएगा और ग्रीवियस इंजरी के मामले में 50,000 रुपये हिट एंड रन केस में दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें डिस्कस हुआ है स्कीम ऑफ गोल्डन आवर का, है ना। देखिए, ये सेक्शन 2 के पॉइंट नंबर 12A में समझाया है कि ये स्कीम, ये गोल्डन आवर क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है। गोल्डन आवर मोटे तौर पर मैं आपको समझाऊं कि एक्सीडेंट से 1 घंटे का जो समय होता है ना, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, है ना। सोने वाला घंटा, सोना मतलब कौन सा सोना? सोना का मतलब स्लीपिंग नहीं, सोने का मतलब गोल्ड, तो गोल्ड से बन गया गोल्डन। यानी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं इसको, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट लाइक्लीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ बाय प्रोवाइडिंग प्रम्प्ट मेडिकल केयर। दुर्घटना होने के 1 घंटे के भीतर अगर उस आहत व्यक्ति को, उस घायल को अगर उपचार मिल जाए, अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, तो वो बचाया जा सकता है। ये इस गोल्डन आवर का मतलब है। तो इसको क्या करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि शैल प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। यानी वो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराएंगी, कैशलेस, पैसा नहीं देना पड़े। क्योंकि अचानक से अगर कोई व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो गया तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास ही कोई FDR रखी हो या बैंक में पैसे रखे हों। रातों रात कहाँ मांगने जाए, कौन से रिश्तेदार, दोस्त, आजकल तो कोई भी पैसा नहीं देना चाहता। तो ये इंश्योरेंस कंपनियों पर ये जिम्मेदारी डाली है कि भाई उसका कैशलेस ट्रीटमेंट भी आप करवाओ इस गोल्डन आवर में। और इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम को फॉर्मुलेट किया है, एक स्कीम बनाई है, ठीक है, जिसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 164। ये 164 नया जोड़ा है, 163A की एवज में इसको जोड़ा गया है। ओल्ड सेक्शन जो 163 था उसको तो रिपील कर दिया, यानी उसको तो हटा दिया है, और इसकी जगह 164 जोड़ दिया है। ये सेकंड शेड्यूल भी रिपील कर दी, ये सेक्शन 140 भी रिपील कर दिया, इनको भी हटा दिया। और अब ये सेक्शन 164 में क्या प्रोविजन किया है कि अगर डेथ केस है और नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, यानी नेग्लिजेंस साबित नहीं करनी है, ठीक है, तो फिर उसको 5 लाख रुपए फिक्स दे देंगे। और इस GI में यानी ग्रीवियस इंजरी है तो 2.5 लाख रुपए दे दिया जाएगा। और नो नीड टू प्रूव द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की नेग्लिजेंस प्रूव करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, किस तरह के केस आते हैं इसमें। जैसे एक आदमी कहता है कि एक आदमी ने X से मोटरसाइकिल बोरो की, मतलब उधार ली मोटरसाइकिल। जैसे हमारे हिंदुस्तान में उधार लेने का खूब उपचार है, पड़ोसी से ले ली, पड़ोसी से उधार ले आया, मामा के लड़के से उधार ले आया, दोस्त से मोटरसाइकिल उधार ले ली। हम गाड़ियां उधार ले लेके चलाते रहते हैं, है ना। अगर हमारे पास गाड़ी खुद के पास नहीं है तो हम उधार ले लेंगे और फिर चलाएंगे। मोटरसाइकिल चलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हम उधार लेंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, फिर एक्सीडेंट हमारा हो जाएगा तो रास्ते में सांड से टक्कर हो गई उसकी। अब सांड से टक्कर हो गई तो सामने तो कोई वाहन है ही नहीं,
किससे हम थर्ड पार्टी कैसे हुआ, है ना, थर्ड पार्टी तो हम हो ही नहीं पाए, कैसे हम दूसरे वाहन से मांगे, कोई है ही नहीं सामने। तो अब जो हमारी खुद की मोटरसाइकिल है उसी की इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, वो सेक्शन 164 में। तो यहाँ हमारी जो है ये 164 लागू हो जाती है। अब यहाँ बीमा कंपनियां जो है ना बड़ा एक अजीब सा तर्क लेती हैं कि भाई ये तो थर्ड पार्टी नहीं हुआ, है ना, इसको थर्ड पार्टी मानती नहीं है। वो कहती है ये तो ओनर हो गया। कौन, कैसा ओनर, कि ये रजिस्टर्ड ओनर तो नहीं है, आरसी ओनर, रजिस्टर्ड ओनर तो नहीं है, बट ये सूज में आ गया, उसके जूतों में आ गया, सूज पहन लिए उसने ओनर के, क्योंकि जो आरसी ओनर है उससे मांग कर लाया। तो अगर मांग कर किसी से आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप खुद ही ओनर हो जाते हो उसके। ये बात अलग है कि आप उस मोटरसाइकिल को रख नहीं सकते, उसको तो लौटानी पड़ेगी आपको, है ना। चलिए, तो सेक्शन 164A, सेक्शन 164A क्या कहता है, एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक स्कीम फॉर इंटरिम रिलीफ टू द क्लेमेंट्स। 164A में ये कह दिया कि इंटरिम रिलीफ के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम गवर्नमेंट बना सकती है, गवर्नमेंट को पावर इसमें दी गई है। सेक्शन 164B, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, इसमें ये एक फंड की स्थापना हुई है, एक निधि जिसको हम कह सकते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ कई तरह की फंड, निर्भया फंड हमने रेप पीड़ितों के लिए बना दिया, निर्भया फंड। ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री आपदा राहत फंड, ऐसे कई फंड हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ भी हमने एक एक्सीडेंट का फंड बना दिया है ना, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट MV एक्सीडेंट फंड, मतलब और फंड यूटिलाइजेशन, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूट कर देगी एक फंड की जो है, और फिर उसमें यूटिलाइजेशन के बारे में भी नियम बनाएगी। और इसमें क्या क्या चीज़ों के इसमें करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, ये पैसा कहाँ काम आएगा, उस इंजर्ड के काम आ सकता है। और डेथ एंड ग्रीवियस इंजरी इन हिट एंड रन केस में भी इसका पैसा दिया जा सकता है। अब हमारा आता है 164C(2)W, ये 164 के कई भाग कर दिए हैं। तो 164 का C जो है वो ये कहता है, और 2W, सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक रूल्स अबाउट इट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं, नियम बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे बहुत सारे नियम बना देगी इस बारे में। मैक्सिमम लाइबिलिटी अमाउंट शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसमें ये भी बना देगी। अभी तो हमको हिट एंड रन केस में 2 लाख रुपए कम ही लग रहे हैं, है ना। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टक्कर दे जाए तो वैसे तो उसका 1 करोड़ रुपया बनेगा, लेकिन सरकार तो हिट एंड रन में 2 लाख ही रुपए देगी, तो उससे क्या फायदा हुआ। तो इसलिए अभी ये प्राइमा फेसी इन्होंने शुरुआत में बनाया है, लेकिन धीरे धीरे ये कह दिया है कि सरकार नियम बनाती रहेगी। फिर सेक्शन 164C, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 11, यानी चैप्टर 11 में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारा इनके बारे में रूल बना देगी। फॉर्म ऑफ एयर, मैनर एंड टाइम टू सबमिट रिपोर्ट टू MSCT के अंदर जो जो फॉर्म वगैरह हैं और ये एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स हैं, ये कितने टाइम में पेश की जाएंगी, इन सब के बारे में ये रूल बनेंगे। फिर सेक्शन 166(3) आता है, लिमिटेशन टू फाइल क्लेम 6 मंथ्स के अंदर अब क्लेम आ जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ एक्सीडेंट से 6 महीने के अंदर। पहले इसमें कोई लिमिटेशन इस तरह की नहीं थी, लेकिन अब जो है इसमें लिमिटेशन कर दी गई है ना। अब आता है सेक्शन 173(2), है ना, अमाउंट ऑफ अवार्ड। तो नहीं, ये अपील वाला प्रोविजन है ना, ये अपील के बारे में प्रोविजन कहता है कि अगर अवार्ड जो है 1 लाख रुपए तक का है, 1 लाख रुपए तक का अवार्ड है, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। ये भी इसको कट शॉर्ट करने के लिए किया गया है, ताकि बेचारे छोटे अमाउंट वाले विक्टिम जो हैं वो बार बार परेशान नहीं होगी, बीमा कंपनी उनको भी ले जाके हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील लटका दे, है ना। तो ताकि छोटे मामलों में कोई अपील नहीं होगी। इस बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स 5th अमेंडमेंट रूल्स, अब ये रूल्स आ गए, इन्होंने रूल्स बना भी दिए हैं, है ना। तो
तो हम ये भी 1/4/2022 से ये रूल लागू हो गए। और इन रूल का बेसिस क्या है, इसमें क्या है कि मुकदमा आया था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। दिल्ली हाईकोर्ट राजेश त्यागी वर्सेस जयबीर सिंह का मुकदमा है, और ये सेकंड मुकदमा था। इसके पहले भी एक मुकदमा आया, लेकिन सेकंड मुकदमा जो था उसमें ये गाइडलाइन दी गई थी रूल्स के बारे में, तो उसके आधार पर ये रूल्स बनाए गए हैं, है ना। अब इसमें एक है फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, फार, इसको बोलते हैं फार। अब ये फार जो है क्या होता है, इसमें एक फॉर्म नंबर 1 भरा जाएगा। पुलिस हैज टू फाइल बिफोर एमएसटी, पुलिस जो है इस फॉर्म नंबर 1 को भर के, और इसमें एफआईआर जो दर्ज होती है उसकी कॉपी के साथ ये 48 आवर्स में 48 घंटे के अंदर एमएसटी कोर्ट में पेश करेगी। इसको हम बोलेंगे, ये जो रिपोर्ट लेकर आएगी पुलिस, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसमें क्या क्या कागज हो सकते हैं, जैसे एक तो ये फॉर्म में कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, वो सूचनाएं जैसे हम ये फॉर्म फर्स्ट पढ़ेंगे, रूल्स में दिया हुआ है, तो उसके अंदर वो सारी सूचनाएं भरकर पुलिस को जमा करानी होंगी। फिर फॉर्म इसमें सेकंड है, ये 10 दिन के भीतर 10 days फ्रॉम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से 10 दिन के भीतर इसको भरा जाएगा। और किससे भरवाएगी ये पुलिस हैज टू इंटीमेट द विक्टिम्स ऑफ देयर राइट, यानी पुलिस जो है वो विक्टिम से मिलेगी, किससे मिलेगी, आहत से, है ना। जो भी आहत व्यक्ति हैं, खुद के चोट लगी है या उनके घर में किसी की डेथ हो गई है तो वो उसके एलआर हैं, उनसे मिलेगी, और फिर वो फॉर्म नंबर ये सेकंड उनसे भरवाएगी। तो जो भी सूचनाएं हैं वो पुलिस उनसे विक्टिम से भरवा लेगी कि भाई कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कौन साथ था, ये सारी बातें आ जाएंगी। फिर फॉर्म नंबर 3 ये ड्राइवर से भरवाया जाएगा, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर है, और इसकी टाइम लिमिट है 30 days में ड्राइवर टू पुलिस। ये ड्राइवर की भी ड्यूटी है कि वो फॉर्म भरकर इसको पुलिस को जमा करा दे, है ना, और पुलिस भी उससे ले लेगी कि भाई तुम ये फॉर्म नंबर 3 भरकर हमको दे दो। फिर फॉर्म नंबर 4 ये ऑनर से भरवाया जाएगा, पुलिस इससे भरवा लेगी, ऑनर की ड्यूटी भी है इसको भरना, टाइम लिमिट इसमें भी 30 दिन है। अब ये ऑनर जो है वो पुलिस को जमा करा देगा। और पहले अपन ने पढ़ा था ना इसको कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करेंगे, तो ये फॉर्म नंबर में इनमें सारी सूचनाएं हैं कि भाई उसके पास परमिट है कि नहीं, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि नहीं ले रखी, ये सारी सूचनाएं भरकर उसको देनी पड़ेंगी। फिर पुलिस क्या करेगी, इन सारे कागजात को लेकर एक और अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, इस एमएसटी ट्रिब्यूनल में पेश करेगी, अंतरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट, है ना। ये सेकंड रिपोर्ट हो गई, कितने दिन में, 50 दिन में। इसमें ये सारे फॉर्म नंबर 1 जो विक्टिम से भराया, फॉर्म नंबर 2 जो पुलिस ने भरा है ना, फॉर्म नंबर 2 विक्टिम से भरवाया है, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 1 तो पुलिस ने भरा है, फॉर्म नंबर 2 विक्टिम से भराया है, फॉर्म